Good morning, dear students. Today we are taking the mass energy and nuclear binding energy. Okay, the new topic, that is mass energy and nuclear binding energy. Okay, so in this one we know that by the Einstein's relation, mass energy relation, E equals to mc square. If we convert the energy into equivalent mass, or mass converted into equivalent energy, so ये सबसे पहले आइंस्टीन ने हमको दिया था. द मास इज अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. वन कैन कन्वर्ट मास एनर्जी रिलेशन. दिस इज द मास एनर्जी इक्विवेलेंस. Okay, relation. Its experimental verification can be done by the Einstein or achieved nuclear reactions amongst nucleons, nuclei, etc. Okay, so are equal to, provided the energy associated with mass is also incident. This concept is important in understanding the nuclear masses and the interaction of nuclei with another. They form the subject matter of the next few sections. है ना, उन्होंने बाद में सब्जेक्ट मैटर को फॉर्म किया. अब आते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, NCB, NBE. न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी. Suppose that if a nucleus is bound, वो बाउंड होता है किन की वजह से? उसके अंदर कौन होते हैं बाउंडेड? न्यूक्लियॉन्स होते हैं. न्यूक्लियॉन्स मीन्स, सपोज करें फॉर एन एग्जांपल, इफ़ वी हैव ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन atomic number is 8 and mass is this, mass number is 16. So it has how much neutrons? Neutrons कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन वो कितना होगा? 8 इंटू 1.00866 यूनिट. एज वेल एज मास ऑफ, यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन्स थे, 8 प्रोटॉन्स था, वो 8 इंटू 1.00727 यूनिट. और मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स वो होगा 1.0060005 यूनिट. तो ये मास यूनिट है, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट. यहाँ पर सबका देखने पर हमको ये पता चलता है द टोटल मास और एक्सपेक्टेड मास ऑफ द, therefore expected mass of oxygen is equals to 16.12744 यूनिट. अब यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ पर ये इतना है 16.1277744 यूनिट, और यहाँ पर एक्चुअल में मास दिया है 60. तो ये जो मास गया कहाँ है ना? वी फाउंड दैट द मास बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से मास ऑफ ऑक्सीजन इज वो 15.99493 यूनिट है ना. अब यहाँ से ये डिफरेंस जो आएगा, सब्ट्रैक्टिंग द मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसमें से सब्ट्रैक्टिंग मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स
वो कितना हो जाएगा 8 इंटू 0.00055 यूनिट। तो ये जब करने के बाद न्यूक्लियस इज लेस देन द मास ऑफ द constituents, that is 0.1369, the difference of mass of nucleus and its constituent, है ना, ये होता है मास डिफेक्ट। द डिफरेंस, ये डेफिनेशन है, द डिफरेंस इन मास of a nucleus and its constituents delta m is called mass defect, है ना। मास डिफेक्ट हुआ मीन्स उतना मास लूज हो गया, एंड इट कैन बी गिवन बाय डेल्टा एम इज इक्वल्स टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम। ओके, ये आ जाएगा। सो द मास डिफेक्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास डिफेक्ट? ओके, मीनिंग ऑफ मास डिफेक्ट ये क्या कह रहा है कि एनर्जी मास रिलेशन में जो कंप्लीट एनर्जी है ना, वो एनर्जी लूज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या अदर जो इक्विवेलेंट, क्योंकि इसमें से मास जो है वो कहीं यहाँ मास का डिफेक्ट आ रहा है, तो एनर्जी में भी ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, कुछ डिफेक्ट आना चाहिए, है ना। दैट इज नोन एज so the equivalent energy of oxygen nucleus is less than that of the sum of the equivalent energies of its constituent. If one wants to break oxygen nucleus into 18 protons and 8 neutrons, this extra energy delta mc square has to supplied. This energy required is EB, that is the binding energy, है ना, रिलेटेड टू मास डिफेक्ट, है ना। ये बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी रिलेटेड टू मास डिफेक्ट, मतलब इतनी एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ेगी, ठीक है। सो इफ ए सर्टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ब्रॉट टुगेदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस ऑफ ए सर्टेन चार्ज एंड मास, the energy EB will be released in the process, वो energy release होगी, and that EB is called binding energy of the nucleus. If we separate, क्योंकि हमने देखा कि जो मास का डिफरेंस आया ना, मास एक्चुअल में हमारे पास 16.12 इतना यूनिट था एक्सपेक्टेड न्यूक्लियॉन्स का सम होने पर, लेकिन जब वो स्प्लिट हुआ, है ना, तो जो बाइंडिंग एनर्जी थी स्पेक्ट्रोस्कोपी से मतलब 16 के अप्रोक्सीमेट लाए, लेकिन क्या हुआ कि इतने न्यूट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को मास हटा दें तो कुछ मास का डिफेक्ट आया, और वो मास का डिफेक्ट क्या हुआ, वो इस इक्वेशन से निकल गया। वो मास का डिफेक्ट क्या शो करता है, दैट डिफेक्ट ऑफ मास इज शोज दैट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, वो बाइंडिंग एनर्जी थी न्यूक्लियॉन्स की, जो कि उन न्यूक्लियॉन्स को ब्रेकअप करने के काम आएगी। सो दैट वन इज नोन एज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स ऑफ द पार्टिकल्स। ऑल्दो वी कैन नॉट टीयर अपार्ट द न्यूक्लियस, हम पूरे न्यूक्लियस को ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन मोर यूजफुल मेजर्स ऑफ द बाइंडिंग बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियस इज द बाइंडिंग एनर्जी। ओके, सो जो टोटल एनर्जी है ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज द एनर्जी पर न्यूक्लियन EIN, एनर्जी पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन जो एटॉमिक मास नंबर है वो। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 1444 पर एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व दे रखा है ना, बाइंडिंग एनर्जी कर्व एंड एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ देखा गया 0, 2, 4,
6, 8, 10 है ना। यहाँ पर 50, 100, 150, 200, 250 इस तरह से। तो बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व था है ना, बाइंडिंग एनर्जी जो कर्व था वो कुछ इस तरह के नेचर का आएगा यहाँ पर डिफरेंट न्यूक्लियॉन्स के लिए। सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए 1 है, फिर हीलियम के लिए, फिर हीलियम के बाद आते हैं लिथियम है ना, लिथियम के ऊपर आएगा हीलियम का ये हाइड्रोजन, ट्रिटियम, लिथियम, हीलियम, फिर ये इस तरह से जाएंगे कर्व ये यहाँ, ठीक है। फिर ये चला नाइट्रोजन, ये कार्बन, नाइट्रोजन, फिर चला ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, फिर आएगा सल्फर, फिर आएगा आयरन, और उसके बाद फिर ये क्या होगा, डाउनवर्ड तक जाएगा इस तरफ से यहाँ यूरेनियम 238। तो ये कर्व आपको आना चाहिए बनाते हुए है ना। हाइड्रोजन, ट्रिटियम, फिर ये लिथियम, नाइट्रोजन, हीलियम है ना, कार्बन, ऑक्सीजन 18, ऑक्सीजन 16, सल्फर 32, आयरन 50 है ना, ये 56, और एज इट इज़ यूरेनियम 238। तो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व के कुछ रिजल्ट हैं है ना। इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व के रिजल्ट को हम लोगों को रिमेंबर होना चाहिए कि इसके रिजल्ट क्या थे बाइंडिंग एनर्जी कर्व के। सो द सम रिजल्ट्स आर हियर, वी कैन अंडरस्टूड द रिजल्ट्स, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। ये आता ही है क्वेश्चन, ध्यान रखना बाइंडिंग एनर्जी कर्व का, ठीक है। सो इसका फर्स्ट रिजल्ट है इसके कर्व का नेचर का जो हमको इसके पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है एक्सेप्ट फॉर द सम न्यूक्लियाई लाइक हीलियम, एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई लाइक हीलियम, ओके, कार्बन, ऑक्सीजन, the values of binding energy per nucleon lie on or near the smooth curve है ना। स्मूथ कर्व के नियर होती है, जो इसकी ये कर्व है यहाँ पर ये स्मूथ है, यहाँ तक गई, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करते जाते हैं, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई, द बाइंडिंग एनर्जी इज स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। फिर एज इट इज़ द मास नंबर 2 to 20 देयर विल बी डिफाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम एनर्जी ऑफ दैट कर्व, वो क्योंकि नियर है। एज इट इज़ इफ द कर्व इज ब्रॉड मैक्सिमम क्लोज टू द वैल्यू ऑफ 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने देखा कि जब कर्व 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर जाता है उस समय ये ब्रॉड होते जाता है, ओके। From 40 to 120, its peak value is 8.8 million electron volt. 20 to 120 एटॉमिक मास पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम गेन करती है 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आफ्टर दैट, और ये 56 पर मैक्सिमम वैल्यू, आयरन 56 पर मैक्सिमम वैल्यू गेन करता है। आफ्टर दैट ये कर्व जो है वो क्या होता है, आफ्टर दैट द कर्व इज डाउन है ना, डाउन हो जाएगा। देन द एनर्जी जो है वो क्या हो गई, द रिपल्शन बिटवीन द, अब रिपल्शन होने लग जाएगा, और जो दिस डिक्रीज ड्यू टू द कोलम्बियन रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड मेक्स द हेवियर न्यूक्लियाई लेस स्टेबल। जो हेवियर न्यूक्लियाई होते हैं उसमें रिपल्शन होने लग जाता है प्रोटॉन से और न्यूक्लियॉन्स में, है ना, और इसकी वजह से क्या होता है कि दे आर नॉट मोर स्टेबल, ठीक है, वो स्टेबल नहीं रहते हैं। आफ्टर दैट वी कैन डिफाइन, ये हो जाने के बाद हमको डिफाइन करना है, 4 पॉइंट है इसके, ठीक है, पेज नंबर 1445 पर।
ग्राफ बनाना है, ये एजम्पशंस इसकी लर्न करना है, ठीक है। इसके जो रिज़ल्ट है उसको लर्न करना है। आफ्टर दैट इन्होंने बताया कि न्यूक्लियर फोर्सेस, व्हाट आर द न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इसमें क्या है, कर्व दिया है आपको इस तरह से। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या है, ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल एनर्जी है, और ये है RFM, मतलब उसके न्यूक्लियंस के बीच की डिस्टेंस है ना। पेयर ऑफ न्यूक्लियंस वेयर आर नॉट, और नॉट ये वो वैल्यू है ना जहाँ पर कि हम ये कहें, आर नॉट इज द देयर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव एंड द सेपरेशन बिटवीन आर नॉट देयरफॉर स्ट्रांगली रिपल्सिव फोर्स। इसके बाद जो है वो रिपल्सिव फोर्स हो जाता है। सो द व्हाट इज द न्यूक्लियर, यहाँ पर फोर्सेस हैं। द न्यूक्लियर फोर्स is much stronger than the Coulombian force acting between the charges or the gravitational force between the masses. The nuclear binding force has to dominate over the Coulombian repulsive force between protons inside the nucleus. This happens only because the nuclear force much stronger than the Coulombian force. The gravitational force is much weaker than the even Coulombian force. The nuclear force between two nucleons falls rapidly, है ना, ये falls two nucleons के बीच में falls होता है rapidly, and get the saturation of that force leads the saturation of force in medium or large sized nucleus, which is reason for the consistency of the binding energy per nucleon, है ना। इसके बाद जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। So the nuclear force between the neutron proton and the proton है ना, proton neutron proton और proton के बीच में approximately same. The nuclear force does not depend on the electric charge. Okay, so it does not depends on the electric charge. So this is the nuclear force. ये कर्व भी आपको आना चाहिए, इसके रिजल्ट भी आना चाहिए। इसके बाद आते हैं जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि जो बाइंडिंग एनर्जी थी वो न्यूक्लियर फिशन और फ्यूज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है, न्यूक्लियर फिशन ना। और न्यूक्लियर फिशन क्या होता है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर हैवियर न्यूक्लियर, है ना। बाइंडिंग एनर्जी जो है EB पर न्यूक्लियन वो लेस देन है फॉर हैवियर न्यूक्लियर, है ना, न्यूक्लियाई देन द मिडिल वंस, है ना, ये लेस है। दिस वन फॉर हैवी nucleus, it is less than the binding energy per nucleon for medial या mid जो nucleus होते हैं उनकी। so that's why nuclear per energy nucleus वो approximate 7.6 million electron volt to 8.4 million electron volt के करीब है। so greater binding energy of the product nuclei results in liberation of energy. This is what happens the nuclear fission which is basis of the atom bomb, है ना। न्यूक्लियर फिशन क्या था, वो बेसिस ऑफ द एटम बम किस तरह से फॉर्म हुआ था। इसी तरह न्यूक्लियर फ्यूज़न, है ना, मतलब जो हेवियर पार्टिकल हैं उसकी मिलियन इलेक्ट्रॉन वैल्यू कम है, लेकिन जो हमने देखा कि बीड वाले मास है, एटॉमिक मास है, उनकी जो एटॉमिक एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो ज़्यादा हो जाने की वजह से हम उनको एज ए एटम बम या न्यूक्लियर फिशन वाले बम के फॉर्म में यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर अब फ्यूज़न आते हैं। न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या बोलता है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल फॉर लाइटर, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर स्मॉलर इज लाइट न्यूक्लियाई, they are less stable, है ना। when two light nuclei combine to form a heavier nuclei, two light nuclei जब बनते हैं स्मॉल वाली स्मॉल एटॉमिक साइज वाले, ठीक है, तो वो बिगर बनते हैं जो स्टेबल न्यूक्लियंस पर न्यूक्लियन एनर्जी ऑफ द later result the release of energy. This is what happens the nuclear fusion which is basis of the hydrogen bomb. ये हाइड्रोजन बम का बेसिस था, ठीक है। इसके बाद जो
ये रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिविटी लॉ, अल्फ़ा डीके, बीटा डीके, ये सब हमारे सिलेबस से बाहर हो चुका है। ओके, दिस इज़ द। अब न्यूक्लियर फ्यूजन में जो है, न्यूक्लियर फ्यूज़न में कुछ रिएक्शंस हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न की, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम, और न्यूट्रिनो पॉजिट्रॉन 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह ये ड्यूटेरियम फॉर्म करेगा हीलियम का आइसोटोप, ठीक है। इसमें एक न्यूट्रॉन और 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ होगी। फिर इसी तरह और देखें तो ये ड्यूटेरियम अगर फॉर्म हो जाते हैं, जॉइंट होते हैं, फ्यूज़ होते हैं ना, ये हाँ सॉरी हो गया ना, तो ये हीलियम का आइसोटोप फॉर्म करते हैं जो कि स्टेबल नहीं रहता है। तो यहाँ से ये जब एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब ये हीलियम जो है, हीलियम का ये अनस्टेबल, इसके दो मॉलिक्यूल जॉइंट होंगे और ये हीलियम का फोर्थ वॉल्यूम बनाएगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे प्लस 2 न्यूट्रिनो, 6 टाइम गामा रेज, और यहाँ पर 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होगी। व्हेन फ्यूजन इज अचीव्ड राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, द पार्टिकल्स हैव द इनफ काइनेटिक एनर्जी एंड ओवरकम टू द कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स, इट इज़ कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। जब इतनी एनर्जी हम बढ़ा दें या टेम्परेचर इतना बढ़ा दें कि वो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न कर रहे, है ना, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूज़न को आकर कर लेंगे, ठीक है। कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन्स के लिए क्या किया जाता है, टेम्परेचर इतना हाई किया जाता है कि उसको बनाना, वो क्या होता है कि जो मेटल्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो एक प्लाज्मा स्टेट में पहुंच जाते हैं, क्योंकि जब हम इतना टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं ना, तो चैलेंजेस टू कंटेन दिस प्लाज्मा सिंस टू नो कंटेनर कैन बी स्टेंड विद सच टेम्परेचर, मतलब कोई भी कंटेनर इतने टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं रह सकता है। तो द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन इज होपफुल सप्लाई ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर टू ह्यूमैनिटी, है ना। so this is for the whole chapter. You can do the problems on the basis of binding energy, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर जो कर्व है उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, है ना। एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।